हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि हम लोगों ने इस पे वैसे चर्चा नहीं की है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हो हम लोगों ने प्राचीन बिहार को देख लिया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एमसीक्यू भी देखे थे। आप लोगों ने अगर क्लास देखी हो तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एमसीक्यू देखे थे। उनसे रिलेटेड एमसीक्यू देखे थे जो हम लोगों ने क्लासेस कर ली थी। तो हम लोगों ने प्राचीन बिहार के बारे में पूरी तरीके से क्लास कर लिया था और जानकारी ले ली थी। तो हम लोग आज क्या करने वाले हैं, आज से हम लोग अब स्टार्ट करेंगे नई क्लास। आज से हम लोग मध्यकालीन बिहार का इतिहास देखेंगे। जिस तरह से हम लोगों ने प्राचीन बिहार का इतिहास देखा, उसी तरह से हम लोग मध्यकालीन बिहार का इतिहास देखेंगे और अंत में जिस तरह से उसमें एमसीक्यू देखे, इसमें भी हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। इसके बाद हम लोग आधुनिक बिहार को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे कि क्लासेस कब से कब तक चलेंगी ये। तो एक छोटी सी चर्चा है, ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं बात करेंगे। तो क्लासेस जो है हमारी, ये जो है बिहार के बारे में जो हम लोग देखेंगे, ये हमारी क्लासेस आज 19/4/2022 से 24/4/2022 तक क्लास हमारी चलेंगी। हम लोग इसमें क्या देखेंगे, हम लोग सिर्फ आज यानी 19 को क्या देखेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे और हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेंगे। 24 तक क्या देखेंगे हम लोग इस तरह से ही, जिस दिन क्लास स्टार्ट करेंगे जैसे हम लोग लास्ट में देखते आए हैं, तो उस तरह ही जिस दिन हमारी क्लास स्टार्ट होगी तो बिगिनिंग में ही हम लोग इस पर चर्चा कर लेंगे कि आज हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो आज हम लोग क्या देखेंगे 19 को, आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं सल्तनत काल को देखेंगे। हम लोग सल्तनत काल देखेंगे। ठीक है, सल्तनत काल देखेंगे जिसमें कुछ वंशों को देखेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं, है ना। फर्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो गुलाम वंश देखेंगे। ठीक है, गुलाम वंश देख लेंगे। उसके बाद हम लोग खिलजी वंश देखेंगे, है ना। अलाउद्दीन खिलजी याद होगा आप लोगों को। खिलजी वंश देखेंगे। फिर हम लोग तुगलक वंश देखेंगे। एक शासक है, आप लोगों को याद होगा, जिसे पगला शासक भी, पागल भी कहा गया है। तो उस सिचुएशन की वजह से वैसा हुआ, वो हम लोग मेंस में चर्चा कर लेंगे इस पे, है ना। बहुत डिटेल में देखेंगे, बहुत मजा आएगा जब हम लोग मेंस में मध्यकालीन इतिहास को जब देखेंगे। तो इन शासकों को, तुगलक वंश को जब देखेंगे इसमें, तो जितने भी शासक हुए काफी अच्छे शासक थे। अब जो भी हुआ उनसे ऐतिहासिक गलतियां हो गई, लेकिन उनका इंटेंशन वैसा नहीं था और वो उतने बेवकूफ भी नहीं थे जितना कि अब दिखाया जाता है। खैर, वो हम लोग उसमें जब चर्चा करेंगे तो देखेंगे। अगला जो हम लोग देखेंगे वो लोदी वंश को देखेंगे आज। तो आज हमारी चर्चा का विषय क्लास में यही 4 वंश होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उसी बेस पे हम लोग चलेंगे। और मैं आप लोगों से फिर ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोग क्लास को पूरी तरीके से देखो। इतना मानकर चलो कि नुकसान तो नहीं होगा आप लोगों को ये क्लास देखने से। बाकी अब कुछ लोगों को लगे कि समय दिया मैंने, तो अब अलग बात है, उनके क्या विचार होंगे। खैर, हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। आज है हमारा 19/4/2022। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, सल्तनत काल को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग सल्तनत काल को देखते हैं।
चलिए सल्तनत काल में बिहार हम लोग देखेंगे क्या हुआ। 12वीं और 13वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी के अंत में और 13वीं शताब्दी के शुरुआत में क्या हुआ, तुर्की जो सेनापति था मलिक हुसामुद्दीन, उसके सहायक कौन थे, बख्तियार खिलजी, है ना। तो उन्होंने क्या किया, बिहार के कर्मनाशा नदी जो है उसके पूर्वी ओर पर उन्होंने क्या किया, सफल अभियान किया, है ना। कर्मनाशा नदी थी, उसके पूर्वी ओर मलिक हुसामुद्दीन जो थे, उनके सहायक थे बख्तियार खिलजी, उन्होंने एक हमला किया। बख्तियार खिलजी के अभियान के समय वहां पर सेन वंश का शासक कौन था, लक्ष्मण सेन था, तथा पाल वंश का शासक कौन था वहां पर, तो इंद्र प्रद्युम्न पाल था। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय किससे जाता है, तो बख्तियार खिलजी को ही जाता है। बिहार में तुर्कों की सबसे महत्वपूर्ण विजय बख्तियार खिलजी की हुई, वो कहां पर हुई, उदंतपुरी, जो आधुनिक बिहार शरीफ का एरिया है। यह विजय उसने कब हासिल की, तो 1198 ईस्वी में प्राप्त किया उन्होंने। बख्तियार खिलजी ने बौद्ध धर्म के विरोधियों के सहयोग से, बौद्ध धर्म के विरोधी भी उस समय थे, है ना, तो बौद्ध धर्म के विरोधियों के सहयोग से क्या किया, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया। काफी नुकसान पहुंचाया था बख्तियार खिलजी ने, जला दिया था, यहाँ तक नालंदा विश्वविद्यालय को जला तक दिया था बख्तियार खिलजी ने। और क्या किया, नष्ट करके उसका नाम क्या रख दिया, बख्तियारपुर नाम का एक शहर स्थापित कर दिया। बख्तियार खिलजी ने 1203 से 4 में क्या किया, नादिया जो बंगाल थी वहां पर चढ़ाई कर दी। वहां पर उस समय कौन थे, सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन थे, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा। जो नादिया जो है लक्ष्मण सेन की राजधानी थी उस समय। बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी क्या की, लखनौती में स्थापित कर ली। ठीक है। बीमारी की अवस्था में बख्तियार खिलजी की एक अधिकारी अली मर्दन ने क्या किया, उसकी हत्या करके उसके शव को बिहार शरीफ के इमादपुर मोहल्ले में दफन कर दिया। ठीक है, हम लोगों ने देखा। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, गुलाम वंश को देखने वाले हैं। यहाँ पे कुछ थोड़ी एरर हो गई है, लेकिन हम लोग गुलाम वंश को देखने वाले हैं अब। ठीक है, यह है गुलाम वंश। चलिए, गुलाम वंश की शुरुआत कब हुई, मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 ईस्वी में, कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 ईस्वी में अख्ता प्रदान किया। अख्ता क्या होता है, थोड़ा देख लेते हैं। अख्ता या इक्ता भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरह की एक भूमि होती थी, एक भूमि होती थी जिसे दान में दे दिया जाता था राजस्व इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, राजस्व इस भूमि से इकट्ठा करो, आप कर वसूलो, और उसके बाद कर वसूल कर आप क्या है कि इक्तेदार जो है वह राजा को या सम्राट को या सुल्तान जो है उसे कर आदि देता था और सेना आदि की भी सहायता देता था। तो इक्ता एक भूमि थी। ठीक है, इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन महमूद ने अवध, बिहार तथा लखनौती को एक ही प्रशासन इकाई के रूप में संगठित कर 1227 से 29 तक शासन किया। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था, तो इल्तुतमिश ही था, जिसे दिल्ली सल्तनत के अंदर ले लिया गया। किसे, तो बिहार को। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया, तो वो मलिक जानी था। मलिक जानी को बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया। इल्तुतमिश ने सैफुद्दीन ऐबक को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया तथा बाद में तुगान खां को बिहार का राज्यपाल भी बनाया। बलबन के शासनकाल में गया का क्षेत्र दिल्ली के अधीन था। गया का क्षेत्र दिल्ली के अधीन था किसके शासनकाल में, बलबन के शासनकाल में, जिसका वर्णन गया के राजा जो थे वनराज उनकी गया प्रशस्ति में किया गया है। लखनौती के शासक तुगरील खान ने बलबन की अधीनता स्वीकार की
परंतु 1279-80 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। अगला वंश जो है हम लोग कौन सा देख रहे हैं, खिलजी वंश देखेंगे। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना एवं खिलजी वंश का शासन प्रारंभ हुआ। 97 में अलाउद्दीन ने शेख मोहम्मद इस्माइल को दरभंगा भेजा, परंतु राजा शक्र सिंह ने क्या किया कि सेना को पराजित कर दिया, जो मोहम्मद इस्माइल दरभंगा के लिए रवाना हुआ था। अलाउद्दीन को प्रसिद्ध सेनापति जो है जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। ठीक है, खालसा भूमि थोड़ा देख लेते हैं, और भूमि की जो प्रकार होती है वो हम लोग जब मेन सभी देखेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे। खालसा भूमि क्या होती है हम लोग ये जरा सा समझ लेते हैं। खालसा भूमि ऐसी भूमि होती है जिसका कर जो है, टैक्स जो है, जो टैक्स वसूली की जाती है वो डायरेक्ट सुल्तान को जाता है, और डायरेक्ट सुल्तान के, इसका अर्थ है कि डायरेक्ट सुल्तान के नियंत्रण में होता है वह। खालसा भूमि से जो कर वसूला जाता है वो क्या है कि डायरेक्ट सुल्तान के राजकोष में जमा किया जाता है। तो खालसा भूमि यही होता है। चलिए आगे देखते हैं। जबाविद का भी संबंध राज्य कानून से है। इस समय क्या था, जबाविद, देखो जबाविद और मुस्लिमों में क्या होता है कि जबाविद और शरीयत दो तरह के शासन होते हैं। शरीयत का क्या अर्थ है, शरीयत का तो अभी अर्थ हम लोग ज्यादातर समझते ही होंगे, न्यूज में ऐसे ये चीजें काफी चर्चा में रहती है। तो शरीयत तो हम लोग जानते हैं कि शरीयत का कानून मतलब धर्म से रिलेटेड जो बातें होती है, धर्म का कानून। देखो आडंबर है क्या है नहीं है इस पर हम लोग चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन शरीयत का सीधा अर्थ है कि धार्मिक रूप से राज्य को चलाना या कानून व्यवस्था को निर्देशित करना ही शरीयत का कानून होता है। अब देखो किसी भी चीज की व्याख्या किस तरह की जाती है उस पर ही डिपेंड करता है कि लोग किस तरह उसे समझ रहे हैं। ठीक है, तो शरीयत का मतलब सिर्फ यह इतना ही होता है कि धर्म से रिलेटेड कानून हो। और ये आप लोग ध्यान रखना कि कभी भी कोई भी धर्म जो है नेगेटिविटी नहीं फैलाता है, धर्म कभी नेगेटिविटी नहीं फैलाता है, ये ध्यान रखना है। हर धर्म एक अच्छी शिक्षा देता है, हिंसा नहीं करना है, सत्य बोलना है ना, चोरी नहीं करना है, इस तरह की शिक्षाएं सारी धर्म आपको देती हैं, है ना। तो चलो वो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, धर्म आदि जब देखेंगे। तो शरीयत का अर्थ धर्म का कानून होता है। और जबावियत का अर्थ क्या होता है, जबावियत का मतलब क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष कानून या राज्य का संचालन। धर्म से निरपेक्ष होकर राज्य का जो संचालन होता है वही जबावित होता है। तो उस समय भी जबावित का ही संबंध राज्य कानून में था। अलाउद्दीन खिलजी ने द्वार समुद्र, जो कर्नाटक का एरिया था, कर्नाटक को द्वार समुद्र कहा गया, उस पर विजय के लिए किसे भेजा, मलिक काफूर को भेजा। खिलजी वंश के समय तक बिहार में गंगा नदी से संलग्न दक्षिण के मैदानों पर भी तुर्कों का आधिपत्य था, किंतु तुगलक काल में दिल्ली सल्तनत का बिहार पर निर्णायक वर्चस्व कायम हुआ। यानी खिलजी वंश के बाद जो हम लोग तुगलक वंश को देखेंगे तो इस समय ही बिहार पर वर्चस्व काबिज हुआ, वर्चस्व कायम हुआ, ये हम लोग अभी देखेंगे। बख्तियार खिलजी को गाजी इख्तियार का उपनाम भी दिया गया। गाजी इख्तियार किसे गया, ये सब चीजें जो है ना नोट करने वाली बात है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करना। बख्तियार खिलजी को गाजी इख्तियार का उपनाम दिया गया। खिलजी वंश के समय कुछ सिक्के शाहपुर से प्राप्त हुए हैं। खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के कहां से मिले हैं, शाहपुर से। शाहपुर क्या है, तो भोजपुर का जो अभी एरिया है वही शाहपुर है। तुगलक वंश अब हम लोग देखेंगे। तुगलक वंश
या तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? बिहार शरीफ थी। बिहार शरीफ कौन सा जगह है? नालंदा का स्थान जो है वह बिहार शरीफ कहलाया। गयासुद्दीन तुगलक ने मिथिला के कर्नाट वंशीय शासक हरि सिंह को पराजित किया और मोहम्मद तुगलक ने बिहार का विलय दिल्ली सल्तनत में किया। हम लोगों ने ये देखा था जब हम लोगों ने लास्ट क्लास देखी थी हम लोगों ने, तो उसमें देखा था कर्नाट वंश के बारे में, है ना। तो आगे देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दरभंगा में एक दुर्ग तथा जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से कहां स्थानांतरित किया? देवगिरी, जिसे दौलताबाद महाराष्ट्र ले जाया गया तथा देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा गया। इस निर्णय के लिए इस शासक को पगला बादशाह भी कहा गया, सनकी भी कहा गया, है ना, विस्मयकारी मिश्रण कहा गया इसको, है ना। मतलब दौलताबाद से पहले तो यहां से दिल्ली से दौलताबाद ले गए, फिर दौलताबाद से उन्होंने क्या किया कि राजधानी को फिर से दिल्ली ले आए। तो इसी वजह से इनको इस तरह की बातें कही गई। तो हम लोग ये चर्चा करेंगे, मेंस में देखेंगे। ये अभी हम लोग ये देखो, इसलिए हम लोग मेंस में देखेंगे क्योंकि पीटी में मध्यकालीन बिहार से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। जो आवश्यक है वो हम लोग अभी देख ले रहे हैं ना, तो इसलिए हम लोग यही इतना ही देखेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने दरभंगा का नाम बदलकर क्या कर दिया? तुगलकपुर। आप लोग ये बात ध्यान रखना कि नाम बदलने में कभी कभी देखना चर्चा में रहता है कि जब नाम बदले जा रहे हैं अभी शहरों के, तो कभी कभी लोग क्या कहते हैं, इनकी तुलना, जो नाम बदल रहे हैं, हम लोग किसी पार्टी या किसी नेता का नाम नहीं लेंगे, है ना, तो इनकी जो चर्चा जो है, इनकी तुलना जो है एमबीटी से ही की जाती है, मोहम्मद बिन तुगलक से ही कर दी जाती है कि नाम बदलने में ये मोहम्मद बिन तुगलक हो गए हैं, है ना। 14वीं शताब्दी में तिरहुत पर आधिपत्य कर फिरोज शाह तुगलक ने एक नए राजवंश की स्थापना की, जो हम लोगों ने देखा था वेनवार वंश था, जिसे अनिलवाड़ वंश भी कहा जाता है। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शफा एक खैराती अस्पताल था। खैराती अस्पताल मतलब दान आदि जो चीजें होती है, यानी एक तरफ से आप समझ लो मुफ्त का इलाज वहां पर कराया जाता था। फिरोज तुगलक ने रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता के हिसाब से यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। तो देखो, अभी रोजगार नहीं है, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने इस तरह की मुहिम चलाई थी। सोचो क्या दूरदर्शी शासक था। उस तरह के शासक अभी भी होने चाहिए ना। खैर चलो आगे देखते हैं। अब हम लोग फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक दास थे। चलो ये तो विडंबना है। दासों की देखभाल के लिए, देखो कितनी बड़ी बात है, दासों की देखभाल के लिए पृथक विभाग तक बनाया दिया गया था, जिसका नाम क्या था? दीवाने बंदगान। तो ये याद रखना, ये पीटी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, दीवाने बंदगान। बिहार शरीफ बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। उदंतपुरी का महाविद्यालय यहाँ अवस्थित था। इसके साथ ही अनेक बौद्ध विहार इस क्षेत्र में अवस्थित थे, जिस कारण तुर्कों ने इस नगर का नाम विहार रखा, जो बाद में बिहार हो गया। तो तुर्कों ने ही इसका नाम विहार रखा, जो बाद में यानी अभी के काल में बिहार हो गया। इस समय प्रशासनिक इकाइयां आदि का विवरण महाउस सिराज के रचना तबकाते नासरी में मिलता है। ये महाउस सिराज नहीं है, ये मिन्हास है, मिन्हास उस सिराज, मिन्हास उस सिराज, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग पटना और गया के क्षेत्रों में फिरोज शाह तुगलक के कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं। राजगृह या राजगीर के कुछ जैन मंदिरों के अभिलेखों में फिरोज द्वारा उन्हें दान दिए गए जाने की भी चर्चा की गई है। सूफी संत हजरत सरफुद्दीन यहया मनेरी जो हैं, उनके मलफुजात यानी उक्तियों का जो संकलन होता है उसमें, और
मनाकी कुल अस्फिया जैसी रचनाओं से बिहार में तुगलक शासन का इतिहास जानना संभव होता है। शौहरते फिरोजशाही से तुगलक द्वारा बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपोश से भेंट करने की भी चर्चा मिलती है। और एक चीज नोट ध्यान रखने वाली बात है कि तुगलक काल में बिहार की जो राजधानी है पूरी तरीके से बिहार शरीफ ही रही। अब आगे देखेंगे हम लोग लोधी वंश हम लोग देख लेंगे। अब लोधी वंश क्या था? भारत का यह पहला अफगान शासक या शासन काल हुआ जो बहलोल लोधी के द्वारा स्थापित किया गया। सिकंदर लोधी के बिहार अभिलेख से क्या पता चलता है कि 1495-96 में जौनपुर के शासक जो थे हुसैन शाह शक को पराजित कर उसने दरिया खान नुहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया। लोधी शासकों के काल में ही बिहार में नुहानी अफगानों की स्थिति सुदृढ़ थी। बिहार में मोहम्मद शाह नुहानी ने स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। ये हम लोग देख चुके हैं नुहानी शासन काल जो हम लोगों ने देखा था। दरिया खान नुहानी जो है उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने दरिया खान नुहानी के बाद उनके पुत्र बहार खान नुहानी ने बिहार का शासक बने और पानीपत की प्रथम लड़ाई जो हुई 1526 में, उसके बाद बहार खान ने सुल्तान बहार खान ने क्या किया कि नुहानी नाम का नुहानी वंश की सत्ता स्थापित की। शाह नुहानी नाम धारण कर बिहार में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। इसमें उनका साथ नुहानी और फार्मूली कबीलों के प्रमुख सरदारों ने दिया। सुल्तान मोहम्मद ने इब्राहिम लोदी की सेना को कनकपुरा युद्ध में पराजित किया। सोचो कितनी बड़ी बात है, इब्राहिम लोदी की सेना को पराजित कर दिया। सुल्तान मोहम्मद की 1528 ईस्वी में मृत्यु हो गई। उसका अल्पवयस्क पुत्र जलालुद्दीन उर्फ जलाल खां शासक नियुक्त हुआ, जबकि फरीद खां उर्फ शेर खां उसका संरक्षक नियुक्त हुआ। शेर खां ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के बिहार आक्रमण को विफल कर दिया और नुसरत शाह जो है विफल कर दिया और शेर खां जो है बाद के काल में शेर शाह के नाम से, शेर शाह सूरी के नाम से जाने गए, जो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। उससे पहले मध्यकालीन बिहार के कुछ प्रमुख अभिलेख हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। खड़गपुर के राजा अभिलेख है, वहां भभुआ में शेरशाह का अभिलेख है। खैरवार प्रमुख प्रताप धवल के 3 अभिलेख हैं। बुद्ध सेन का बोधगया अभिलेख है। बिहार शरीफ का प्रस्तर अभिलेख, संग्राम गुप्त का पंच ताम्रपत्र अभिलेख, मोहम्मद बिन तुगलक का बेनीबन अभिलेख और फिरोज शाह तुगलक का राजगीर अभिलेख बनाया गया। ये सारे अभिलेख हैं। तो अगली क्लास में हम लोग शेर शाह सूरी को देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।